कि मैंने नेताओं को गली गली घूमना सिखाया। आते ही नहीं थे नेता, ऑटोग्राफ लेने के लिए मिलते थे कभी कभी, या सेल्फी तो थी नहीं उस जमाने के अंदर, बातें चलती थी। मैं जयपुर गया और बटर फलका खाया और फलाना। कौन से फलके किसके खाए? घर भी जानते थे क्या कौन सा घर था? झूठ चलती थी गांव में। एक झूठा होता था, वो झूठा गांव की बाहर जयपुर की बात बताता था कि इलाके की पूरी। मैं गया फलान जी साहब कने और गर्मा गर्म फलका आप कने बैठ हाथू खोया। अरे मैं कि भाई आपका लुगाई टाबरन कौन खोया थाने क्या फलका खोया दिया बताओ? वो झूठ चलती थी। अब वो झूठ नहीं चल सकती। अब तो एक एक चीज आप तो देखो, सबसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है। मेरी रिकॉर्डिंग तो रोज ही करते रहते हो आप। मैं क्या थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ? इतने में लगा मुझे तो ये भी चिंता रहती, गाड़ी में बात करूँ नहीं करूँ, पीछे रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं छोरे। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखो। हर बात को रिकॉर्ड मत करो आप लोग, ठीक है ना? कोई काम की बात हो उसको ही रिकॉर्ड करो, और हर बात को रिकॉर्ड करने से कोई फायदा भी नहीं भाइयों। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग पे रोक लगा देगी सरकार, ज्यादा करोगे तो यही होगा लास्ट के अंदर। अब दो पापा नहीं होते किसी के, कहते पॉलिटिकल पापा। हमने तो नहीं सुना भाई पॉलिटिकल पापा। 15-20 लोगों को पता नहीं क्या अपने राजस्थान में जोश आ रखा है कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं। तो बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं ना कहीं। और अब एकदम से कह दिए तो ठीक नहीं है, फिर रात को ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है। उनके हिसाब से चले जब ठीक, और हिसाब से नहीं चले तो नहीं ठीक। कि वसुंधरा गहलोत मिले में तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था कि नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो ये भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है उनको पुरानी दोस्ती याद आता थी कॉलेज वाली। गहलोत जी अगर रात देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है। थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं। पुलिस से चोर बदमाश डरे यहाँ तो इससे ज्यादा गवारा नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों इस मामले को उठाने के लिए शुरुआत की, और जब पार्लियामेंट चलेगी तब अगर इस मामले को सबसे पहले उठाएगा वो नागौर का ही सांसद है, आपका भाई है, जो आपकी हर बात का ध्यान रखता है, आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा लेके चलता है। बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हमने की, यहाँ जोधपुर यूनियन के हमारे लोग भी आए हुए हैं। बजरी माफिया के खिलाफ मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर यूनियन पूरी, जो बाबल साहब यहाँ हैं, इनको 1 महीने से लगातार ये वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद दूंगा उमेदराम जी और इनकी टीम को कि लगातार 100 दिन अगर राजस्थान में बजरी के खिलाफ बालोतरा में आंदोलन चला, रिकॉर्ड टूटे, तो बाड़मेर के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसका पीछा करता है, पीछा बीच में नहीं छोड़ता। ये मेरी एक बुरी आदत कह सकते हो। एक मैं बात नहीं भूलता, एक किसान के दुश्मन को नहीं भूलता, और एक मेरे दोस्त को नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो काम आए उसको मैं कभी नहीं भूलता। ये मेरी 3-4 बुराइयां आप कह सकते हो, जिसको अच्छाई भी कह सकते हो। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार बजरी माफिया का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा राजस्थान के अंदर, ये तय है। जिस तरह नदी का स्वरूप बिगाड़ के 20-20 मीटर नदी को खोद दिया, जिस तरह 50 रुपए 100 रुपए टन की बजरी माफिया ने 700-800 रुपए में बेची है। फर्जी रवाना कहाँ का, बजरी कहाँ की, अंडरलोड ओवरलोड। सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर कोई घोटाला है वो बजरी का घोटाला है। हम ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव करेंगे और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूरी कांग्रेस सरकार गोद में बैठी है, और पहले वसुंधरा की पूरी सरकार बजरी माफिया की गोद में थी। ये तो कहता लोगों को कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, मैं शिवना से लड़ूं, शेरगढ़ से लड़ूं या कुंभलगढ़ लड़ूं। बताओ, ये तो अपने आप टिकट खुद ही दे रहा है सब जगह, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार दिया होगा।
रोजगार देके कुछ लोगों ने लोगों के साथ अन्याय करके इसके साथ खड़े हो गए। कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं बताइए, जातिवाद के वीडियो। अरे हनुमान बेनीवाल जातिवाद थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं बजरी माफिया आज ही ऐलान कर दे कि मैं राजपूत समाज को फ्री बजरी देता हूं, तो मैं मेरा आंदोलन कल ही वापस ले लूंगा। चलो कराओ बजरी माफिया से, कराओ घोषणा कराओ। तो राजपूत का ट्रक आएगा वो 40,000 का आएगा, ब्राह्मण का आएगा 40,000 का आएगा। ब्राह्मण का ट्रक पकड़ा जाएगा, एनजीटी 5 लाख की पेनल्टी करेगी। मेघवाल का पकड़ा जाएगा 5 लाख की करेगी। जाट का पकड़ा जाएगा, बिश्नोई का पकड़ा जाएगा 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अरे इसके अंदर कौन सा जातिवाद आ गया भाइयों, ये तो बताओ मुझे। कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? सारे अगर गोदी में जाके बैठ गए तो लड़ने वाले भी चाहिए। नारे तो लगाते हैं पण ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। कहां गए वो वीर, कहां गए सूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के संदेश दिया, मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। और दिल्ली के अंदर एक चर्चा चली, जब सरदार शहर का चुनाव था, दिल्ली में चर्चा चली कि भाजपा को आसानी से आरएलपी आने नहीं देगी राजस्थान के अंदर, नहीं तो बीजेपी एक तरफा आ रही है। इस बात को अगर थामा किसी ने, रोका, इस तूफान को रोका, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तूफान को रोका। अशोक गहलोत जी कितने विज्ञापन दे दे, तो मैंने भी गहलोत की तरह लगा रखा है ना, कितने ही विज्ञापन दे दे, कितनी रात की बात कर ले, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर असली रात देना चाहते हो तो बजरी का ठेका निरस्त करो और किसान के खेत में रेत, बजरी, चाइना क्ले, जिप्सम और तेजा पत्थर या लाइम स्टोन निकलता है, तुरंत खनिज नीति में बदलाव करके आदेश करो कि जिस किसान के खेत में बजरी निकलती है वो अपनी माइंस कली बनाना चालू करे। यह आदेश राजस्थान की सरकार करे, तब मानेंगे कि अशोक गहलोत रात दे रहा। हम चाहते हैं किस चीज का टोल दे, हम बताओ आप। हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2-3 लाख रुपए बोलेरो के, स्कॉर्पियो के, फॉर्च्यूनर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हमें देने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल पे सेस टैक्स लगता है। डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर आपके यहां तो तेल निकलने लग गया। हमारा कितना पैसा गुजरात जब रिफाइंड होने जाता था तेल, कितना रेवेन्यू गुजरात सरकार ले गई राजस्थान का। अगर समय रहते होता तो यहाँ पे रिफाइनरी पहले लगती तो सारा पैसा यहाँ हमारे काम आता। लेकिन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है 2014 के बाद, जब मोदी ने सत्ता संभाली, और 14 से 23 आ गया, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। मोदी जी कौन सी राहत दे रहे हो आप? मैं गहलोत से मांग करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के स्टेट ने जिस तरह डीजल पेट्रोल में राहत दी है, आप भी राहत दें और डीजल पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता करें। और मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं, आप जो घमंड अभिमान लेकर चल रहे हो देश के अंदर, अभी कर्नाटक आ रहे थे, अग्निपथ की वजह से हिमाचल आपका हाथ से चला गया। वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरह अपने ही एनडीए के साथियों को एक एक करके खाते गए, निकलते गए, किसी के कंधे पे बंदूक रखी, आगे बढ़े, उसको खा गए, फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपका कुनबा छोटा हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सत्ता के बाहर होंगे। ये तो समय का पहिया है, ये चलता रहता है। ये समय का पहिया कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से कि पेट्रोल डीजल के अंदर, देखिए बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, 4.5 साल हो गए बीजेपी को राजस्थान याद आया, अब ला रहे हल्ला बोल। भीड़ कितनी हो रही है? 250-300 कुर्सियां लगा के मीटिंग करते हैं, 2000, 2500-3000, बोले लाखों लोग आए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ कुर्सी थोड़ी लगी है, आप देखिए उधर। मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये लगी 50-60 कुर्सी आगे। ये अपने आप लोग हैं, कुर्सियां लगती तो ठेठ उस पहाड़ तक चले जाते लोग। ये अपने आप लाए लोग हैं, ये कोई लालच से बुलाए लोग नहीं है। ये नरेगा से सीएम की रैली या पीएम की रैली कराने के लिए लाए हुए लोग नहीं है। ये असली किसान हैं,
जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहां पे ये बजरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके तो कागज आप तैयार कर लो। अभी सारे अपने रिया कोलाई तो और सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहां भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है। उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे। कल सुबह से टीमें भी आएगी और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको धोरी मना बाड़मेर के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूं। ये आपका, यह हमारे पेट्रोल डीजल निकलता है। मैं बाड़मेर की रैली के अंदर यह गांव-गांव गया था। टूटी सड़कें, हाल बेहाल, नर्मदा का पानी। हमारे नेता चाहते तो बाड़मेर के प्रत्येक खेत तक पहुंच सकता था। हम प्रयास करेंगे कि नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के प्रत्येक खेत तक पहुंचे, सिंचाई का पानी। इसके लिए जोरदार ढंग से हम लोकसभा के अंदर पैरोकारी कर रहे हैं और आगे भी इस मामले के अंदर करेंगे। कंपनियों का सीएसआर फंड खर्च नहीं हो रहा है। कोई भी कंपनी सीएसआर फंड खर्च नहीं करती। जहां भी कंपनी लगती है तो एमओयू साइन होता है कि उसको अपना जो लाभ होगा उसमें से सीएसआर फंड उस इलाके के अंदर खर्च करेगी। रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, बिजली पे, समग्र विकास के लिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चलती है। मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के साथ कंपनी के लोग मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, ये हमें रोजगार मिले, जमीन हमारी, प्रदूषण हम झेल रहे हैं। बाड़मेर में तो आपके गैस, तेल, कोयला भी है बाड़मेर के अंदर और कितने संसाधन हैं। उसके बावजूद बाड़मेर के जवानों को रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये बाहर के लोगों की दादागिरी खत्म हो, इस मामले में पूरा प्रयास हम करें। ये कानून बना के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर एक सिविल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो प्रयास करूंगा ही, रापड़े मंत्री जी को भी कहूंगा भाई वो भी जोर लगे, अपना जीता लगा सके। मोबाइल नेटवर्क, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा प्रयास करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि मोबाइल नेटवर्क जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, आगे बढ़ने का और अवरुद्ध विकास को गति देने का, तो ये नेटवर्क सिस्टम ठीक हो। बीएसएनएल को तो वैसे मोदी जी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि बीएसएनएल नहीं बिके और टावर लग के आपको मोबाइल नेटवर्क की पूरी सुविधा मिले। बाड़मेर के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। कल खाजूवाड़ा के अंदर देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है। थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं। पुलिस से चोर बदमाश डरे। यहाँ तो आम आदमी राजस्थान में पुलिस से डर रहा है। थाने में गुंडे बदमाश दारू पीते हैं शाम को, गरीब आदमी थाने जाने से डरता है कि थानेदार कहते 151 बंद कर लो इसको। ये क्या हालात है? पुलिस से गरीब आदमी के अंदर विश्वास,
निर्दोष के अंदर विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बने। कौन बनाएगा? अशोक गहलोत वसुंधरा तो बनाएंगे नहीं। मैं 2009 में कहता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने ही कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था कि नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो यह भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है उनको पुरानी दोस्ती याद आ जाती कॉलेज वाली। जालौर जिले के अंदर तूफान से जो भारी तबाही हुई, यहां का ग्रेनाइट उद्योग खत्म हो गया। मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री जी आप वहां जा रहे हो, ट्वीट किया था, तो कोई न कोई तोहफा दो, आप जा रहे हो आर्थिक पैकेज दो। खाली पर्यटक की भांति हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हो और रोज रोज नई ड्रेस पहन के और लोगों को हाथ हिला के विज्ञापन दे रहे हो। इससे पेट थोड़ी भर जाएगा लोगों का। लोगों को अगर राहत देना चाहते हो तो हर इंडस्ट्री का ध्यान रखो। बीजेपी को आपकी चिंता नहीं है। बीजेपी वाले तो अभी सीटों की गिनती करने लग गए। बीजेपी का एक नेता कल मुझे कह रहा था कि फड़ौदी का सट्टा बाजार खुल गया। मैंने कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? बोले फड़ौदी के सट्टे में 125 चले गए हम तो अपना आप। अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बीजेपी वाले तो मान गए कि गुड़ा मलानी 30,000 से जीत गए, बाजू 40,000 से जीत गए, चोटन 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खींवसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेके 170 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। एक रोटी है जिसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखा दिया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे और इन जवानों को भी याद रखेंगे कि इस बार पाला राजस्थान के जवानों से पड़ा है। भाइयों 75 लाख नए वोट जुड़े हैं। 75 लाख। पहले वाले तो अपने है ही वोट सारे, लड़े कम थे, नहीं तो 20 लाख आ जाते। ये 75 लाख नए जुड़े हैं। 5 साल में हमारा संघर्ष देख लो। स्टेट में, सड़कों पे, दिल्ली में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, ईआरसीपी जो 13 जिले हैं, ईस्टर्न कैनाल, उसको करने की बात हो। जब देश का किसान तकलीफ पे था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप NH8 को जाम करो, आप किसान के बेटे हो। भाइयों मैं चाहता तो मंत्री बन जाता। जब मेरे भाइयों को मैंने तकलीफ में देखा, मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर किसानों की जीत होती है तो ये छोटी सत्ता NH8 जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठ के देश के किसान के सम्मान को बढ़ाया। वो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ आया, लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग कि हनुमान बेनीवाल तो जवानों को बिगाड़ रहा है। भाइयों बिगाड़ नहीं रहा हूं, आपकी पैरवी कोई अगर कर रहा है, वो नागौर का सांसद है। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी। लोकसभा से लेके सड़कों पे और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, अग्निपथ को वापिस लो, नहीं तो हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये काम कोई कर सकता है? ये आपका भाई कर सकता है। वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी हुई ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े हुए थे। यहाँ के नेता कौन से कम बड़े हुए? बहुत नेता मंत्री रहे बाड़मेर के, नागौर के तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं और मांग भी नहीं करी। हाँ, दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक है। वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करता है, खुद कभी बात नहीं करी उन लोगों ने। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने मेरे लोगों का ध्यान रखा था, हर वर्ग का ध्यान रखा था। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से ही हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट।
ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं? जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस राजस्थान से भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख, अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ जिन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पे निकले, मजाल है कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। और वो कानून का खौफ जब होगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेके आओगे। भाइयों, अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है। हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो वादा किया था, किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने भी वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो कर दे माफ और आधा कांग्रेस वाले कर दे, मिलकर कर लो ना पूरा, एक रह के 11 हो जाएंगे। बात करना, जांच देखिए आप, कहां जांचें हो रही बताओ मुझे। कितने पेपर लीक हो गए। कटारा को पकड़ लिया। अरे भाई, कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटार तो 19 तारीख तक तो थानेदार के एग्जाम के इंटरव्यू ले रहा था। तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका है। बताओ मुझे, सारा रद्द करो सारी भर्तियां। वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो। और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ कर रही है। एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड कर दे, एक इतिहास बन जाएगा नया। राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे केस, कौन मना कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिख दें कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकारें बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे आए? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए, रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखिए, होटलों के अंदर सरकार, हर कोई लूट खसोट के अंदर लगा हुआ है। हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाड़ा लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे। मानगढ़ और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे, तो अशोक गहलोत को आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई, बताओ मुझे। क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा है किसी कौन सी उसमें कोऑपरेटिव उसके अंदर संजीवनी के अंदर, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो उसके। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो आरोप लगाना बंद कर दो। या तो आप झूठे हो और यह अगला झूठा है। एक बात तो है कि इसमें झूठ कहां पे है। मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूं आपको विधानसभा के अंदर। तो मुख्यमंत्री होता। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप लगाए, अरे आरोप, फिर हम क्या करेंगे? एक कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजूवाड़ा का मामला हो,
मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा। मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता की ओर कोई चल सकता है। और भाइयों, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों का वापिस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं, तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे, राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे। और जो बदमाशी करेगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान के अंदर। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूँ। आपको याद है मेरी गाड़ी पर अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूं, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहाँ जहाँ जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपन जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पैर पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पैर पकड़ लो और ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग मत करना, गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। अब क्या करो बताओ, लोगों का माफ करना पड़ता है, क्या करोगे? मार थोड़ी सकते हैं किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो एक भद्दा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, विश्नोई समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को, 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विश्नोई सिद्ध कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले। ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही हैं। ओबीसी की विसंगति के नाम से 100, 500, 1000 बच्चों को गुमराह करके क्या संदेश देना चाहते हो? और कहां परिपत्र रद्द हो गया? परिपत्र रद्द हुआ तो नहीं। ये देखिए सारी सारी भर्तियां किस तरह निकल रही है। आपको खाली बातों से, जुमलों से, हाँ ये सही बात है, 10-15 लोगों को तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी साथ भी तो चाहिए ना। नेताजी को 20-30 आदमियों की फौज भी चाहिए। कोई अटैक कर दे फिर वो, अगर उनको रोजगार नहीं दे तो पाड़ा बदल लेंगे। वो उन लोगों को जरूर ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने साथ जो बैठे हैं उन 2, 5, 10, 15 लोगों का काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम अगर करते तो पता नहीं आप कहां पे होते। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ओबीसी के भाइयों को, विसंगतियां खत्म कराएंगे। और ये आजकल तो ये बातें कोई हवा में नहीं होती, हर बात सुनते हो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है, और हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं है। ये बात लोकसभा में कोई बोल सकता है क्या? हनुमान बेनीवाल ने बार बार मामला उठाया, एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट के जज बने। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो उस बात को उस मंच पर रख सकता है जहां आवश्यकता हो। अब लोग यहाँ भाषण दे देते हैं, और विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, वहां उनकी गिगी बन जाती है। कभी किसी को पॉलिटिकल पापा कह देते हैं, कभी किसी को। ऐसे थोड़ी होता है, एक ही होता है, पिताजी एक ही होता है जिसके घर उसका जन्म होता है। 2 पापा नहीं होते किसी के। कहते पॉलिटिकल पापा, हमने तो नहीं सुना भाई पॉलिटिकल पापा। 15-20 लोगों को पता नहीं क्या अपने राजस्थान में जोश आ रखा है कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं। तो बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं ना कहीं। और अब एकदम से कह दिए तो ठीक नहीं है, फिर रात को ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है। उनके हिसाब से चले जब ठीक,
और हिसाब से नहीं चले तो नहीं ठीक। तो भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और थर्ड फोर्स से जो भी है, हम मिलकर प्रयास करेंगे कि हम मिलजुल के इस बार काम करें। कोविड काल के अंदर हमारी जो यूटीबी की बहनें थी, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, किस तरह जान पे खेल के इन लोगों ने कोरोना के अंदर, जब लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया था, एक कोविड पॉजिटिव अगर खत्म हो गया, घर वाले कहते हैं जल्दी से जाके इसका अंतिम संस्कार करो, हमारे कोरोना फैल जाएगा, तब ये बच्चे काम कर रहे थे। आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही थी कोरोना वॉरियर के रूप में। उन तमाम लोगों को परमानेंट करना चाहिए। मैं लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, इनका मानदेय बढ़ाओ, इनको परमानेंट करो। और जितने भी संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर, गहलोत जी वैसे ही आप कलम लेके चल रहे हो, बजट की परवाह भी नहीं करो, कर दो घोषणाएं, होती रहेगी पालना। अपना घोषणा करने में क्या जा रहा है? नहीं होगी तो पालना हम करा देंगे बाद में। एक बार इन बहनों को भी आशीर्वाद दे दो, राखी आ रही सामने, दे दो इनको, परमानेंट कराओ। दिल्ली से हम कराएंगे आपकी मदद। ये मैं आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना काल के अंदर लड़ी थी। ये एक तो लूट मची हुई है सड़कों पे, आप ये देखिए किस तरह आरटीओ, अगर कोई आदमी पुलिस थाने से, आजकल पुलिस में फिर भी थोड़ी समझदारी बढ़ी है, ये समझते हैं ना कि साला सबसे पहले नंबर पुलिस का ही आता है, अपने क्या करना, सो जाओ, निकलता तो निकलने दो। तो आरटीओ वाले लठ लेके खड़े रहते हैं, 5-5, 10, मैं तो कईयों को पकड़ता हूँ सड़क पर, भाग जाते हैं खेतों के अंदर, गाड़ियाँ आती है जब, ये क्या कर रहे हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। गुजरात में भी ऐसा ही भ्रष्टाचार है। मैंने कहा गृह मंत्री जी को, मैंने कहा गृह मंत्री जी गुजरात तो बहुत भ्रष्ट है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे सामने 200 रुपये ले रहा था, आगे की गाड़ी चलते चलते 200 रुपये ले लिया ट्रक इंस्पेक्टर ने। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही हो रहा है। कहने को तो शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा दारू जाती है गुजरात में, जाती कि नहीं जाती? इस रास्ते से निकलती है हरियाणा, राजस्थान और ऐसे। ये दारू कौन लाया? मैं थोड़ी लाया था, मैं तो टेस्ट भी नहीं किया कभी। मेरे जैसा काम मिलेगा व्यक्ति आपको बताओ, जो पूरी जवानी बिता दी आपके बीच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अगर सत्ता के नजदीक आए, ये चोट वसूली का धंधा बंद करा देंगे। कोई चोट वसूली नहीं होगी किसी ट्रक और किसी गाड़ी से या किसी से। पुलिस थाने बने हुए अपने आप कर लेंगे व्यवस्था, चेकिंग करनी। क्या जगह जगह दुकानें खोल रखी है, हर जगह बॉर्डर पे अलग दुकान। मैंने देखा था कि एसपी था जालोर का कोरोना के अंदर, वो तो लोगों को इधर उधर निकालने के पैसे खा जाता था, उसको हटवाया था मैंने। जालोर का एक एसपी था, बदमाश था बहुत ज़्यादा। तो भाइयों, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक करने के लिए अब कोई तेजा जी अवतार नहीं लेंगे, अब कोई लोक देवता नहीं आएंगे। आपको वोट की ताकत से ठीक करना है कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार आपको दिलाया, उनको याद करना है आपको। देखिए, वोट का अधिकार नहीं मिलता। वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया। नहीं तो ये बात चली थी इधर पढ़े लिखे लोग ही वोट डाले, वोट कौन दे? जब देश आजाद हुआ था, गुलामी में थे, तब ये बात चली कि वोट कौन लोग डालेंगे। तो ये बात थी कि वोट तो पढ़े लिखे लोग डालें। पढ़े लिखे लोग कहाँ थे? गुलाम भारत के अंदर आपको पता है क्या परिस्थितियां थी। तो उन्होंने कहा जब भारत गुलाम है, ये आजाद हुआ है, वोट का अधिकार सबको मिले। तो सबको वोट का अधिकार मिला, इसलिए तो नेता आ रहे गली गली गांव गांव। अगर वोट का अधिकार खाली पढ़े लिखों को मिलता तो गांव में नेता दिखता ही नहीं आपको। और ये मुझे भी धन्यवाद दो कि मैंने नेताओं को गली गली घूमना सिखाया। आते ही नहीं थे नेता, ऑटोग्राफ लेने के लिए मिलते थे कभी कभी, या सेल्फी तो थी नहीं उस जमाने के अंदर, बातें चलती थी। मैं जयपुर गया और बटर फलका खाया और फलाना। कौन से फलके किसके खाए? घर भी जानते थे क्या कौन सा घर था? झूठ चलती थी गांव में, एक झूठा होता था, वो झूठा गांव की बाहर जयपुर की बात बताता था कि इलाके की पूरी। मैं गया फलान जी साहब कने और गर्मा गर्म फलका आप कने बैठ रहे, हाथू खोया। अरे मैं क्यों भाई आपका लुगाई टाबरान कौन खोया था ना, क्या फलका खोया दिया बताओ? वो झूठ चलती थी। अब वो झूठ नहीं चल सकती। अब तो एक एक चीज, आप तो देखो सबसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है, मेरी रिकॉर्डिंग तो रोज ही करते रहते हो। मैं क्या थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ, इतने में लगा मुझे तो ये भी चिंता रहती, गाड़ी में बात करूँ नहीं करूँ, पीछे रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं छोरे। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखो, हर बात को रिकॉर्ड मत करो आप लोग, ठीक है ना? कोई काम की बात हो उसको ही रिकॉर्ड करो, और हर बात को रिकॉर्ड करने से कोई फायदा भी नहीं भाइयों। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग पे रोक लगा देगी सरकार, ज़्यादा करोगे तो यही होगा लास्ट के अंदर। अब जो हमारा यहाँ पे आज जो प्रमुख लोग, मैं आप सबको बधाई दूंगा
इस कार्यक्रम के अंदर आके आपने कार्यक्रम के 4 चांद लगाए। आज की जो दुर्घटना थी उससे हम लोग मायूस हैं। उन आत्माओं की शांति के लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले। जितना हमारी तरफ से होगा, सरकार से भी बात करेंगे, हम लोग भी बात करके जितना एक बार परिवारों से बात होने के बाद जितना हम मदद उनकी कर सकते हैं। जाने के बाद वापस तो कोई व्यक्ति आता नहीं, आर्थिक रूप से दूसरे रूप से जो भी मदद हमारी तरफ से बन पड़ेगी हम पूरी मदद, ये दुर्घटना के अंदर जो जिनकी मौत हुई है, जो इंजर्ड हुए, पूरी मदद हमारी तरफ से हम करेंगे। ये मैं आपको एश्योर करके जा रहा हूँ। आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सुस्त नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, वो वजह यही वजह। लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो होनी है, योग है, उसको कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहेगी। योग जो बनता हो तो बन के ही रहेगा। अब गलती किसकी रहती किसकी नहीं, तो बाद की बातें होती, कौन गलत था कौन सही था। लेकिन मैंने एक संदेश आपको दिया, अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो आज से तय करें कि हम तेज वाहन नहीं चलाएंगे, नशा करके तो वाहन बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे, नशा करेंगे ही नहीं। और मान लो ज़्यादा मन में भी आ जाए तो 2 पैग पी के पड़ जाओ कहीं पे, कोई जरूरी है क्या रोड पे घूमना? कौन कह रहा तुम लोगों को? क्यों मार रहे हो माँ बाप को, बेचारों को? क्यों परिवार को खराब कर रहे हो? ये सरकार तो शराबबंदी करेगी नहीं। यहाँ पे आपको पता है शराब से 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है राजस्थान की सरकार को। किसान की फ्री बिजली की हमने बात करी, हमने जब टेबल टॉक हुई तो कहा साहब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आ जाएगा ना रेवेन्यू, 10-11 हजार करोड़ रुपए की फ्री बिजली की बात आप कर दो किसानों की, 25,000 करोड़ दारू से आप कमा रहे हो। करो टोल माफ, पैसा ले रहे हो पेट्रोल डीजल से, क्यों नहीं होगा? सारा काम हो सकता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को और मंचासीन हमारे बीच जो MIM हमारे ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष कमरुद्दीन जी सिंधी साहब, भाई उमेदाराम जी, सत्ताराम जी देवासी, हरदाराम जी चौधरी, वैसे तो ये मेरे से बहुत पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, आज वापस बहुत मजबूत है हरदाराम जी। देखिए इस के अंदर भी पूरे जोश के साथ हमेशा मेरा साथ देते रहते हैं। ताजा राम जी सियाग, भाई गोवर्धन राम जी ढाका, पूरा राम जी मंडा, गजेंद्र चौधरी, झालाराम पालिया, लक्ष्मण साईं जी उपप्रधान हमारे शेरगढ़, गेमर राम जी मेघवाल चोटन, पूरा राम मंडा, थान सिंह राजपुरोहित, जयराम जी कुलदीप पूर्व प्रधान, कंवरा राम जी, अभी जाओ मत, रुक जाओ एक बार, अभी तो आगे क्या करना हो तो अभी तो तय करना है। जोगाराम जी डूडी, लक्ष्मीर खान साहब समेजा, कहाँ चले गए लक्ष्मीर साहब? भाषण वाग नहीं वहाँ। भाई राजू राम खोजा हमारे प्रधान बावड़ी के, रोहित गुजर पार्टी के प्रवक्ता, जिलाध्यक्ष अलग अलग हो जाओ, महेंद्र जी सीकर से, तेजवीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई मेरे दिलसुख जी चौधरी, कह रहा था, माधोराम जी पाली के जिलाध्यक्ष कौन कौन है भाई? और सुतार साहब, आपका भाषण हो गया बढ़िया? पुखराज जी का दोनों का हो गया? कोई नाम लेना भूल तो नहीं गया? अनिल बारूपाल जाइल से रजत पदक विजेता थे, कांग्रेस से थोड़े वोटों से हार गए थे, बीजेपी को थर्ड धकेल दिया था पिछली बार, बायतू की तरह थी जाइल। पृथ्वी मेघवाल नौजवान नेता, अरे कोई बता दो मुझे, मैं मिस हो जाऊंगा, है ना? डॉक्टर साहब पूनमाराम जी, सरपंच साहब हमारे सारंग साहब है, खियाराम जी, प्रेमाराम जी भादू, हरिराम जाजड़ा कहाँ चले गए? जाजड़ा साहब खड़े रहो ना, बैठे क्यों आप लोग? हरिराम जी जाजड़ा जो आज मेन आयोजक ये टीम है सारी, भाई चैनाराम बालोत्रा, इधर राम राम करो, आगे आगे जानेंगे कैसे लोग तुम लोगों में। विकास प्रचार सीकर से, दीपाराम जी हुड्डा, सुभाष का नाम नहीं लूंगा मैं, ये बाहुबली है। सुभाष जो अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ा, कर भाई राम राम सबसे। हाँ, अभी सब हो गया है ना? है
हमारे जोधपुर के जिला अध्यक्ष रामदीन जी खाने का अरेंजमेंट तो यही करते हैं। हाँ, विजय सिंह जी गुरलिया ने ले लिया था मैं विजय सिंह का नाम। रघुनाथ जी कड़वासरा और अपना वो भाई तो ओम काकड़ पर्वत जी पटेल। कालू जी कहाँ है? चौधरी साहब कालू जी खड़ा हो। कालू जी ध्यान रखिए, जो वसुंधरा जी देख लिया ले जाए भी जाना है। बहुत मजबूत आदमी होता है। वो प्रधान जी है ना। अरे हेलीकॉप्टर ले जाए वाली मैडम देख लिया था। रमा चम करो एक बार बेटे, मारू मत करो बाउंड लोग। मैडम ढूंढ रही है मजबूत लोग कहाँ कहाँ है। इस जमीन के जो मालिक जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने के लिए हमें दी, गणेश राम जी मेघवाल। कहाँ है गणेश राम जी? फिर लाओ गणेश राम जी को। ये क्या लिखा? सिंधी मुस्लिम बोर्ड के गठन का। ये हाजी साहब की जो मांग थी सिंधी मुस्लिम समाज का बोर्ड के गठन की, तो बोर्ड के गठन की बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि आप निश्चिंत रहें। हम ज्ञापन के अंदर भी भेजेंगे। एक चूंकि चुनावी साल है, अपने को सारे काम एक साथ ही करने पड़ेंगे। हल्ला बोल भी करना है, सरकार को झुकाना है, साधन संसाधन भी खुद ही इकट्ठे करने। आप जानते हो सारे लोग कि अगर मेरे पास साधन संसाधन होते तो ईडी मेरे घर नहीं आ जाती क्या? बाड़मेर तक तो सही सुना, ईडी आई थी कहीं? बाड़मेर में आई थी कहीं ईडी? एक जगह कोई आई थी ना ईडी बाड़मेर कहीं? नहीं आई तो अब आ जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? एक मिनट भाइयों, जो आपने सहयोग आशीर्वाद दिया और मजबूती से मेरे साथ हमेशा सुख दुख के अंदर आप खड़े रहे, पिछली बार से ज्यादा ताकत से हमें इस बार लड़ाई लड़नी है। और विशेषकर नौजवानों को अपना अपना फोन निकालो सारे, बार बार थोड़े मैं आऊंगा यहाँ कहने के लिए। अपना पार्टी का मिस कॉल वो भी करो, स्वच्छता अभियान भी, जिसको और तेजी से चलाना, 1 जुलाई के बाद और तेजी से चलाना, अभी भी आज ही चालू करो। 77328 मिस कॉल करो। 77 328 मिस कॉल करना है, कॉल मत करना पूरा, कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। 77 328 328 और फिर 77 328 77328 77328। जिस तरह रैलियों का रिकॉर्ड आपने बनाया, स्वच्छता अभियान के अंदर भी साथ साथ चलेंगे, रैलियां भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लोगों का ध्यान भी रखेंगे। और जो हमारे दलित, पिछड़े, शोषित तबका है उसका ध्यान बड़े भाई के रूप में रखेंगे। सारे समाजों को साथ लेकर चलेंगे। जातीय जेर को भी खत्म करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई बदमाशी करा उसको समझाओ, और वैसे नहीं समझता तो फिर कानून अपने आप समझाता था, आप जानते हो, सारी समझा दोगे आप आपस के अंदर। सारे लोग इस स्वच्छता अभियान को भी गति हमें देनी है। 15 अगस्त तक इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। उसके बाद हमारी जो कार्यकारिणी है उसका वापिस अपन गठन करेंगे। पुखराज जी प्रदेश अध्यक्ष जिसके थे लंबे समय तक, हम सब आपकी राय से मिलके उन नौजवानों को और उन सबको ज्यादा मौका दूंगा जो सबसे ज्यादा काम करेगा। इस बार सारे वही लोग राजस्थान में नजर आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सबने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, अब क्या करना आगे बताओ। उसके लिए तो समझ धोरी मन्ना, बाड़मेर, गुड़ामलानी, चोटन, तमाम जिला और राजस्थान के कोने कोने जो नौजवान आए उन सबको धन्यवाद। मीडिया के मेरे भाइयों को धन्यवाद। हमारे जो पुलिस प्रशासन, तमाम जो लोग थे जिन्होंने कोऑपरेट किया, सहयोग किया, उन सबको धन्यवाद। हम किसी खिलाफ नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं। हम व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं? ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहता है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से वोट की चोट से होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली हिल गई है, राजस्थान हिल गया। थोड़ी हिम्मत रखना, सारे नेता इधर उधर भाग जाएंगे, सिर्फ आप लोग ही नजर आओगे।
और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, जब मैंने 25 साल में आपको धोखा नहीं दिया, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के सिंहासन का रास्ता मेरे भाइयों को मैंने दिखाया है। सत्ता के सिंहासन पे आपका राज आएगा, फिर न अपराध होगा न भ्रष्टाचार होगा, रोजगार की गारंटी होगी और कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करेगा। किसी अबला को चीखने और पुकार की आवश्यकता नहीं होगी। किसी किसान के अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो जाए या फसल बीमा वाला लुटेरा प्रीमियम भर के भाग जाए, उसको सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जो हमारा ज्ञापन था वो पढ़ के सुना दिया ना, ज्ञापन तो सुना दिया ना पढ़ के पूरा, तो सुना तो एक मिनट क्या ज्ञापन, कहाँ अल्लाह कागज थे, कहाँ ज्ञापन ला भाई एक मिनट। आज जो हमारा ज्ञापन है, 1 मिनट ज्ञापन कर लूंगा मैं। इसके अंदर जो हमारे प्रमुख आज अल्लाह बोल बजरी का था, बजरी की दरों को कम करने के साथ साथ बजरी का ठेका निरस्त करें, पूरा ठेका खत्म करो इसका बजरी का, और आम आदमी को बजरी की माइंस लीज दें। ये हमारी प्रमुख मांग है। ये नहीं, ये दो ना, बजरी की दरें, बजरी का ठेका निरस्त करके 50 रुपए 100 रुपए टन बजरी मिले पूरे राजस्थान के लोगों को। क्योंकि बजरी का ठेका जैसे ही निरस्त होगा तो उसमें जब लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि बाड़मेर के बालोतरा से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दोरी मन्ना की हुंकार ललकार के बाद बजरी माफिया भाग छूटा और किसानों की जीत हुई। आपका लिखा जाएगा। बजरी के लीज धारकों को ट्रैक्टर, ये तो सारा हो जाएगा साथ ही, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। जितनी भी रसीदें, जितनी भी गलत रसीदें आपको दी है सारी इकट्ठी, एक व्यक्ति सारी रसीदें इकट्ठी कर लो, सारी सारी, अरे भाई रसीदें इकट्ठी कर लो सारी सारी, वो सारा हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उन बदमाशों के खिलाफ। नदी में जो गड़बड़ी करी है वो मैंने बताई दी आपको सारी। ड्रोन से सर्वे, विजिलेंस की टीमें आ जाएगी और कल से ही बजरी माफिया खिलाफ अवैध नाके जो भी लगा रखे बाड़मेर जिले के अंदर, चाहे उसमें कोई मंत्री पार्टनर हो चाहे संतरी हो, वो सब भाग जाएंगे। आपका राज सुबह से नजर आएगा कि लोकतंत्र जिंदा है राजस्थान के अंदर। ये हम बजरी माफिया खिलाफ करेंगे। कुछ जो बाड़मेर के स्थानीय मुद्दे थे उनको भी हमने इस ज्ञापन में रखा है। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा है, कर्ज मुक्त किसान राजस्थान के अंदर, फ्री बिजली, ये हमारा पार्टी का गठन जब हुआ था, मजबूत लोकायुक्त बने ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो राजस्थान के अंदर, सभी राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाए, फसल बीमा क्लेम जो नहीं मिल रहा है वो मिले, रिक्त पड़े पद भरे जाए, पेट्रोल डीजल की दरें कम करें। लंपी स्किन बीमारी से, एक मिनट सुने, लंपी स्किन बीमारी से जो गौ माता काल कवलित हो गई उनको पैसा अगर नहीं मिला है तो हम चाहते हैं पुणे वापस एक बार इनका सर्वे करा के तमाम लोगों को, लंपी प्रभावित लोगों को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार मुआवजा दें। 40,000 या 30,000 जो भी मुआवजा मिलता है वो मुआवजा हम दिलाएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं, ये काम हम करेंगे। ये बड़े टावर जो लगते हैं खेतों के अंदर, हाई टेंशन और EHT एक्स्ट्रा और EHT का जो टावर लगता है, बड़ी लाइन है, इसमें 2 टावर अगर किसी के खेत से निकल गए तो उसकी 4-5 बीघा जमीन खत्म हो गई, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके मुआवजे की घोषणा भी सरकार से हम कराएंगे कि जिस किसान के खेत से हाई टेंशन लाइन जा रही है उसको मुआवजा मिले। भारतमाला यहाँ से चली गई, हमारी DLC की दरें कम थी, पैसा कम मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार दिल्ली को तो हमने राजी कर लिया। हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार मिलके भारतमाला का जो मुआवजा कम मिला किसानों को, DLC की दरें बढ़ा के पंजाब हरियाणा की तर्ज पे राजस्थान के किसानों को भी भारतमाला का पूरा मुआवजा मिले। ये भी बात पुरजोर तरीके से हम इसके अंदर रख रहे हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी, RGT व नागाना में कार्यरत कंपनियों में 80% लोगों को रोजगार मिले। बाड़मेर जिले में कार्यरत कंपनियों में CSR फंड खर्च हो, नर्मदा नहर का पानी जिले के अंदर आए। कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा सुरक्षा बीमा के नाम पर काटे जा रहे प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन की जाए। जिले के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाए। एक मिनट कह रहा हूँ मैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्य बजट बढ़ाने प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। बाकासर में नमक रिफाइनरी की स्थापना की जाए। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीरा मंडी स्थापित की जाए। सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए बाड़मेर
बाबर रेल परियोजना को स्वीकृत केंद्र सरकार को समन पत्र राज्य सरकार से अपन भिजवा देंगे, दिल्ली में ही मामला उठाएंगे। बाड़मेर जिले में लंबित घरेलू गांव तक ढाणियों कथित विद्युत कनेक्शन अविलंब जारी करा जाए। ये मैं आपको सूचना दे दूं, ये जल्दी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम में जल्दी आपको सफल प्रत्येक ढाणी विद्युतीकृत होगी और केंद्र का पैसा भी लगेगा और स्टेट का, दोनों का मिलकर प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यात्रियों हेतु हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजें। जिले में लंबित चोरी तथा नकबंदी जुड़े मामलों का तत्काल खुलासा, परिवहन विभाग की एंट्री लूट सिस्टम खत्म हो और जितने भी अपराध है जिले के अंदर, ब्लाइंड मर्डर से लेकर दलित अपराध जो घटित हुए, इन सब का खुलासा हो। यह ज्ञापन हम आप सबकी तरफ से राजस्थान की सरकार को, भारत सरकार को भेजेंगे। अब हम सब, आप अगर मेरे साथ एक कसम खा के बोलो कि धीरे धीरे अगर चलो तब तो मैं आपको बाड़मेर लेके जाऊं, और तेज चलो तो फिर नहीं जाऊं, मैं यही ज्ञापन दे दूं। क्या इच्छा आपकी बताओ मुझे, क्या? और स्पीड कितनी होगी गाड़ियों की? 50-60, 50-60, और मेरे से आगे निकलने की कोई कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना? वहां अपन जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। कलेक्ट्रेट के घेराव का कार्यक्रम अपना रहेगा और वहां बात भी राज्य सरकार से करेंगे हम लोग। लेकिन आपको मेरी कसम लगेगी कि मेरे को छोड़ के अगर तेजी से आप भागे तो दोबारा मैं आऊंगा नहीं, ये भी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? 50-60 से ज्यादा कोई स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई साइडों में नहीं लटकेगा, अपने अपने हिसाब से वाहनों के अंदर बैठ के। और जो लोग गांव के नजदीक के लोग हैं, यहाँ के वो बुजुर्ग आदमी हैं, अगर वो जाना चाहें उनको इजाजत है। सिर्फ नौजवान और जो रात तक बैठ सकते हैं वही मेरे साथ चलें। और हमारा लोकतांत्रिक तरीके से बाड़मेर कूच होगा। एक बार राज्य सरकार हमसे अगर बात करेगी, ठीक है, नहीं करेगी तो अगला पड़ाव कैसे कहां शुरू करना उसकी घोषणा कर देंगे। मेरी बात का ध्यान रखना, स्पीड 50-60 होनी चाहिए, तो मैं फिर आ जाऊंगा 10 दिन 15 दिन बाद, और ज्यादा करे तो फिर मैं आना कम कर दूंगा, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इससे मेरा दिल पसीज रहा है, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं ऐसी घटनाएं नहीं देख सकता। क्या मानोगे मेरी बात? पक्का? चलो ठीक है, फिर बाड़मेर का ही चलें। मैं ज्ञापन ले रहा हूं आंगनबाड़ी की बहनों का, मीडिया के भाई है इनको भी मैं बाइट दे रहा हूं, एक एक करके सारे लोग। कुछ लोग वो जेई वगैरह सहित हाथ में लेके खड़े हैं, फोटो तो पेंट करना चाहे मैं सब ले लूंगा, एक एक करके इधर आ जाओ।